जरा सोचिए एक ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी जिसमें पेपर लीक होना आम हो गया था और साथ ही पेपर लीक होने पर होने वाले आंदोलन भी। इसी क्रम में जहां 2 साल में 44 बार आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, वहीं 260 प्रतियोगियों को जेल भेजा गया, यहाँ तक कि गोलियां भी चली। देश के इस हाल की जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। क्या था पूरा मामला जो अभी तक चला आ रहा है? कौन सी सरकार थी वो? क्या हुआ था उस वक्त? विस्तार से करेंगे आज इस बारे में बात, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं आज की अन्य खबरों की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि रोजगार यात्रा में आपको सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे दिन भर की शिक्षा और रोजगार से जुड़ी खबरों से अवगत करवाया जाता है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि देश में बेरोजगारी का हाल क्या है और सरकारी नौकरियों में हो रही धांधलियों की जानकारी, तो अब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ ना बॉलीवुड है, ना राजनीति, ना कोई हंगामा, बात होती है तो सिर्फ रोजगार की। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी प्रदान कर दी, जिस पर करीब 2 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत आई। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके दायरे में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त 11,06,000 स्कूल, 15 करोड़ 6 लाख बच्चे और 57 लाख शिक्षक आएंगे। प्रधान ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 योजना के तहत अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी तथा आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के विस्तार के तहत स्कूलों में ऐसा समावेशी और खुशहाल वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी जरूरतों और बच्चों की विभिन्न अकादमिक क्षमताओं का ख्याल रखता हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके तहत चरणबद्ध तरीके से बाल वाटिका स्थापित करने के साथ शिक्षक पाठ्य सामग्री यानी कि TLM तैयार की जाएगी, साथ ही स्मार्ट कक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान का दायरा बढ़ाते हुए विशेष सहायता की जरूरतों वाली बालिकाओं के लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था, सीखने की प्रक्रियाओं की निगरानी, शिक्षकों की क्षमता के विकास और प्रशिक्षण कार्य पर खास ध्यान दिया जाए। मंत्री ने कहा कि इसके तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का दायरा बढ़ाने और उनका उन्नयन और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की प्रक्रिया को लागू करने पर जोर दिया जाएगा। अब देखना ही होगा कि आखिर इसे कब और कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। अगली खबर में बात करें एक वायरल फोटो की। दरअसल जुलाई 2021 की शुरुआत में असम सरकार ने फैसला लिया था कि कोविड के दौरान बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होने वाली 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को एक विशेष परीक्षा देनी पड़ सकती है। स्पेशल एग्जाम वाली बात असम सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित की गई मूल्यांकन नीति में कही गई थी, जिसे असम के तमाम छात्र छात्राओं और छात्र संघ के विरोध के बाद असम सरकार ने वापस ले लिया। असम सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम लिए जाने की खबर को यूपी का बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो कि भ्रामक है। स्क्रीन पर चल रहे न्यूज़ 18 के एक स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके शेयर किया जा रहा है, जो कि फेक है। अगली खबर में बात करते हैं यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज के बारे में। आमतौर पर जब हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि वो यूजीसी के साथ संबंध में है या नहीं। लेकिन हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 24 स्वयंभू संस्थानों को फर्जी घोषित किया और 2 और संस्थानों में नियमों का उल्लंघन पाया। इसके अलावा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, यूपी और भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान कुतुब एनक्लेव नई दिल्ली नामक 2 और संस्थान भी यूजीसी अधिनियम 1956 के उल्लंघन में काम कर रहे हैं। ये मामले अदालत में विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 8 ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें शामिल है वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, महिला ग्राम विद्यापीठ इलाहाबाद, गांधी हिंदी विद्यापीठ इलाहाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय अलीगढ़, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय मथुरा, महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय प्रतापगढ़ और इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद नोएडा। दिल्ली में ऐसे 7 फर्जी विश्वविद्यालय हैं, जिनमें शामिल है कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडिया सेंट्रिक ज्यूडिशियल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2 ऐसे विश्वविद्यालय, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ साथ नवभारत शिक्षा परिषद राउरकेला और नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में एक फर्जी विश्वविद्यालय वे हैं श्री बोधि अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन पुडुचेरी, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, राजा अरबी विश्वविद्यालय नागपुर, सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी केरल और बड़गवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसाइटी कर्नाटका। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपीपीएससी में पेपर लीक, नंबरों में हेराफेरी और कॉपी बदलने जैसे कई आरोपों के साथ प्रतियोगी छात्र वर्ष 2013 से 2015 तक आंदोलनरत थे। उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और तत्कालीन राज्य सरकार समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली थी। तब आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रतियोगियों के खिलाफ संगीन धाराओं में FIR दर्ज की गई थी। उस समय भाजपा नेता प्रतियोगियों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे।
प्रदेश में सरकार बनने पर एफआईआर वापस कराने का भरोसा दिया गया था, लेकिन वैसा किया नहीं गया। इससे प्रतियोगी आहत हैं और एफआईआर वापस कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसा न होने पर वे सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। आयोग के खिलाफ आंदोलन करने पर 10 जुलाई 2013 से 20 सितंबर 2015 के बीच 44 बार प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। 3 बार पुलिस ने गोली चलाई। इनमें कई प्रतियोगियों को 5000 रुपए का इनामी घोषित किया गया था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे बताते हैं कि तत्कालीन प्रशासन ने 100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए थे। आंदोलन में हिस्सा लेने पर उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ था। कर्नलगंज सिविल लाइंस और जॉर्ज टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने लगभग 260 प्रतियोगी छात्रों को जेल भेजा गया था। उस समय भाजपा नेताओं ने सरकार बनने पर एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिया था, लेकिन इसके अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई। प्रतियोगी बताते हैं कि एफआईआर वापस कराने के लिए वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष वीके शर्मा, मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करके उचित कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है। वहीं उस वक्त चले आंदोलनों की बात करें तो 10 जुलाई 2013 को पीसीएस 2011 मुख्य परीक्षा परिणाम में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने के विरुद्ध पहला आंदोलन हुआ, जो 1 माह चला। कई बार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दूसरा बड़ा आंदोलन दिसंबर 2014 में लोअर 2008 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने पर हुआ। यह भी लगभग 1 माह चला। इनमें आंदोलनकारियों का पोस्टर जारी कर उनके ऊपर 5000 रुपयों का इनाम घोषित किया गया। तीसरा बड़ा आंदोलन मार्च 2015 में पीसीएस 2015 का पेपर लीक होने पर हुआ। आंदोलनकारियों पर 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सहित 307 और अन्य धाराओं के मुकदमे हुए। क्या है इस बारे में आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त रक्षा सेवा यानी सीडीएस 2 एग्जाम 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू की गई है और ये 24 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। योग्यता के विषय में आपको बता दें कि आईएमए और ओटीए के लिए किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, नेवल अकेडमी के लिए इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। वहीं आपको बता दें इस भर्ती द्वारा 339 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही जॉब्स इटर्नल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।